हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। इस वाले सेशन में हम आपको वो फिगर ऑफ स्पीच कराएंगे जहां से डायरेक्ट हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अब आप एक चीज समझिए, देखिए हम लोग टीजीटी और पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना। तो अभी आप समझिए बेसिकली सिमली, ये जो मेटाफॉर सिंपल वाला या फिर पर्सोनिफिकेशन है ना, ऑक्सीमोरॉन, ये इस प्रकार के प्रश्न आजकल तो नहीं पूछे जाते हैं। थोड़ा सा अलग ही लेवल होगा फिगर ऑफ स्पीच का, जैसे कि मिक्स्ड मेटाफर हो गया, डेड मेटाफर हो गया, इम्प्लाइड मेटाफर हो गया। तो ये वाले जो हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक आपके लेवल के फिगर ऑफ स्पीचेस हैं। तो इस बार संभावना है कि इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं यहीं से पूछे जाएंगे। तो मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड जो हमारे फिगर ऑफ स्पीचेस हैं वो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ और वो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने इसे शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देख लिया तो मान लीजिएगा आपको एक बार में सारे के सारे जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ फिगर ऑफ स्पीच वो आपको कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए जैसा हमें और आपको पता ही कि भाई यहाँ से तो 2-4 क्वेश्चन तो आने ही आने, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला। तो आपके सामने यहाँ देखो मेटाफर लिखा है। ओबियसली मेटाफर क्या होता है हम सभी जानते हैं। क्या होता है भाई कि इसमें कंपैरिजन होता है, बट कंपैरिजन वाले इसमें वर्ड्स नहीं होते, हमें पता है। और कंपैरिजन वाले वर्ड्स के जैसे कि एज लाइक सो, ये हम और आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। एज लाइक सो सिमिली में होता है और इसमें कंपैरिजन तो होगा लेकिन इसमें कोई कंपैरिजन वर्ड नहीं। जैसे ये लिखा है अ वर्ड और एक्सप्रेशन दैट इन अ लिटरल यूसेज डिनोट्स वन काइंड ऑफ थिंग्स इज अप्लाइड टू अ डिस्टिंक्टली डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, विदाउट सेटिंग अ कंपैरिजन। तो कहने का मतलब इसमें कोई कंपैरिजन वाला नहीं। जैसे देखो ओ माई लव इज रेड रेड रोज, तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं लव का जो है रिलेशन किसके साथ में बताया गया, रेड रेड रोज के साथ में, लेकिन यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन वर्ड नहीं लगा है। दूसरा हम और आप सभी लोग जानते हैं कि अगर जहां पर भी मेटाफर होता है मोस्टली तो वहां पर आपको आर्टिकल ध्यान देने की जरूरत है। ए, एन और द, ये आर्टिकल्स आपको वहां पर मिलेंगे। इसके अलावा अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो आपको बेहतरीन तरीके से समझना है। इतना तो आप जानते ही हैं, मेटाफर तो पता ही होगा ये। अब हम जो बताने वाले हैं उसको समझिए। अब यहाँ पर देखो इनका नाम पहले समझ लो, आइए रिचर्ड। अभी मैंने यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि आपको दो चीजें समझने की बहुत जरूरत है। देखो मैं यहाँ पर जब आपको बताऊंगा एक टेनोर वर्ड आएगा, ठीक है, और एक व्हीकल वर्ड आएगा। ये दो चीजें आपको समझनी है, क्योंकि जब भी आप एम एच अब्राहिम को पढ़ेंगे तो ये वाले शब्द वहां पर आपको मिलेंगे। अपने आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, एम एच अब्राहिम किताब सबसे टफ मानी जाती है, ठीक है ना। तो इसी के चक्कर में मैं आपको आई रिचर्ड यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आई रिचर्ड महोदय जी ने दो टर्म दिए हैं। एक दिया है टेन्योर, ठीक है। टेन्योर का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिकली ये सब्जेक्ट जो हमारा होगा उसके बारे में बात करता है। तो जहां पर भी टेन्योर हो उसका मतलब समझना है आपको क्या, सब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा समझो, जैसे कि यहाँ लिखा माई लव, ठीक है, इन द अल्टर लाइन फ्रॉम अ वंस एंड आई इन स्पेंसर, मतलब मैंने आपको यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स हटा दिए, मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा आप समझना, एंड द नेम व्हीकल फॉर द मेटाफोरिकल टर्म। अब व्हीकल का मतलब आप समझो एडजेक्टिव से या कंपैरिजन वाले वर्ड से। बात समझ में आई कि नहीं आई। जब सब्जेक्ट लिखा हो समझ लेना टेनोर। टेनोर जब भी मैं बोलूं आपको समझ में आना चाहिए क्या, कि मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। जब भी मैं व्हीकल की बात करूंगा आपको समझ में आना चाहिए एडजेक्टिव या फिर वो कंपैरिजन वर्ड जिससे हम तुलना करने वाले हैं, ठीक है। तो अब अगर कभी प्रश्न ये आ जाए जब भी नेट का एग्जाम देंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन हु गेव टू टर्म्स टेनोर एंड व्हीकल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आइए रिचर्ड। ये हमारे नेट लेवल में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होने वाला 14-15 आपका जो है अप्रैल में, उसमें ये हमसे पूछा जा सकता है। तो उसके लिए भी ये है बेनिफिशियल। तो यहाँ तक बात समझ में आई। टेनोर मतलब सब्जेक्ट, व्हीकल मतलब कंपैरिजन वर्ड, खत्म। अब यहाँ समझेंगे, अभी आपका आता है इम्प्लिसिट मेटाफर, ठीक है, इसको समझना है बहुत बेहतरीन तरीके से। अब इसमें क्या होता है, द टेन्योर इज नॉट इटसेल्फ स्पेसिफाइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लो। जहां पर भी इम्प्लिसिट मेटाफर होगा वहां पर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं लगा होगा। बात समझ में आई। अभी मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे अभी हम लोग कहते हैं, जैसे हमने कहा माई लव इज लाइक, माई लव इज अ रेड रेड रोज, तो यहाँ पर माई लव वर्ड दिया है, आपको समझ में आ रहा है कि आपने प्रेम की बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी इम्प्लिसिट मेटाफर होगा वहां पर सब्जेक्ट नहीं होगा। जो कंपैरिजन वर्ड होगा उसी में ही
इंक्लूड होगा आपका क्या, टेन्योर, सब्जेक्ट। बात समझ में आई? यानी कि मतलब कंपैरिजन वर्ड भी सेम होगा और टेन्योर भी सेम होगा। एक ही वर्ड से टेन्योर भी पता लगेगा और एक ही वर्ड से सब्जेक्ट भी, मतलब कंपैरिजन वर्ड भी पता लगेगा। तो यहाँ बात क्या समझ में आई? इम्प्लिसिट मेटाफोर में क्या होगा, टेन्योर इज नॉट सेल्फ स्पेसिफाइड, टेन्योर अलग से नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, बट ओनली इम्प्लाइड, बल्कि क्या होगा, उसी में निहित होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है? अभी आगे समझना है। तो जैसे सपोज करो, इफ वन वर्ड टू से, अगर किसी आदमी को कहना है वाइल डिस्कसिंग, हम और आप बात कर रहे हैं और अगर आपको कहना है किसी की डेथ के बारे में, मान लो हम और आपस में बात कर रहे हैं और किसी की डेथ के बारे में हमें बताना है, ठीक है? तो नॉर्मली हम बताएंगे कि भाई मोहन बहुत अच्छा लड़का था लेकिन मोहन अब मर गया है, तो मोहन मोहन नाम ले दिए, तो ये सिंपल सा हो गया। लेकिन अब हमें मोहन नहीं कहना है और हमें बताना है कि किसी भी आदमी की डेथ हुई है, तो हम कैसे कहेंगे? यहां देखो लिखा है, दैट रीड वॉज टू फ्रेल टू सर्वाइव। इतना पहले समझ लो, दैट रीड, रीड मतलब बांसुरी की रीड, ठीक है, वॉज टू फ्रेल, वो बहुत ही कमजोर थी, बांसुरी की जो रीड थी वो बहुत ही कमजोर थी, इसलिए लंबे समय तक नहीं चल पाई। एक तरफ रीड की बात कर रहा है और रीड से तुलना यहां पर कर रहा है ह्यूमन बीइंग की, कि वो इंसान मतलब उसका जीवन बहुत संक्षिप्त था, या कह सकते हैं वीक था या बीमार था, इसीलिए वो लंबा नहीं चल पाया। तो यहां पर रीड जो है, ये वर्ड रीड यहां समझो, रीड जो वर्ड है ये किसके लिए यूज किया गया है? एक तो ह्यूमन बीइंग के लिए और दूसरा किया गया इसी को डेथ के लिए। यानी कि रीड जो है अटैच करती है डेथ से भी और ह्यूमन बीइंग से, यानी कि एक ही वर्ड में आप क्या देख रहे हैं, टेन्योर भी दिया है और इसमें आपका व्हीकल भी है। बात दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही? यहां समझो। तो मैंने कहा था रीड वॉज टू फ्रेल टू सर्वाइव, रीड इतनी कमजोर थी कि वो सर्वाइव नहीं कर पाई। क्या? द स्टॉर्म ऑफ इट्स सॉरोज। अब ये स्टॉर्म लिखा गया है, इसको समझना, ठीक है? किसका? ऑफ सॉरो, जो दुख का तूफान था, यानी कि यहां पर ट्रबल से है, कष्टों से है, उसको वो सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसकी जीवन की डोर जो थी वो टूट गई। इस प्रकार से, बल्कि हमने कहीं सीधा नहीं कहा है। जब एक ही शब्द में, ध्यान रखना, जब एक ही शब्द में आपका टेन्योर प्लस व्हीकल इंक्लूड हो तो आप समझ लेना वहां पर इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट का मतलब उसी में निहित है। एक ही शब्द में कंपैरिजन वर्ड और प्लस सब्जेक्ट निहित है, दैट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट मेटाफोर। यहां समझिए। और जैसे देखो, अब इसमें क्या होता है, द सिचुएशनल एंड वर्बल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टर्म रीड, यहां पर किस लिए यूज किया गया है? सिचुएशनल, स्थिति के हिसाब से इसको ये कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, एंड इंडिकेट दैट इट इज द व्हीकल फॉर अ इम्प्लिसिट टेन्योर। अब इसमें क्या है देखो, इम्प्लिसिट टेन्योर भी इसमें है, जैसे कि क्या, ह्यूमन बीइंग के लिए। और यहां पर while the storm is the vehicle for an aspect of specified tenor sorrow, अब इसमें जो आपका लगाया गया स्टॉर्म वो काम कर रहा है किसके लिए? सॉरो के लिए। सॉरोज भी यहां पर क्या है? सब्जेक्ट ही है, और ये इसको भी कर रहा है और ये रीड को भी कर रहा है, मतलब एक ही शब्द दोनों को कर रहा है। और रीड जो यहां पर लगाया गया किसके लिए लगाया गया है? ह्यूमन बीइंग के लिए। ये बात समझ में आई कि नहीं है? जब भी ऐसा कंपैरिजन लगे कि एक ही वर्ड से दो मीनिंग निकल रहे हैं खटाक से, तुरंत लगा दो इम्प्लिसिट है। अब उसके अंदर ही अलग से वर्ड नहीं लगाएंगे इसमें। आई होप आपको बात समझ में आई। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करना एकदम ना भूलें। इतनी बेहतरीन तरीके से आपको आज तक नहीं बताया गया होगा किसी ने। एमएच इब्राहिम आप इतनी बार पढ़े होंगे लेकिन आपको टेन और व्हीकल समझे में नहीं आया होगा कि कहना क्या चाह रहा है। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई चीजें समझ में आई और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट एकदम करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखेंगे, देखो मिक्स्ड मेटाफर लिखा हुआ है, ये भी कैटेगरी है, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन प्रबल संभावना है कि पेपर में यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहां देखो, इसमें क्या होगा, दो कंजॉइंस या दो से अधिक वर्ड्स होंगे, समझते रहना। कंपैरिजन वर्ड्स दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली डाइवर्स, स्पष्ट रूप से आपको कैसे लगेंगे? अलग अलग दिखेंगे। मतलब दो अनलाइक वर्ड समझो आप,
आदमी की तुलना गधे से कर दो, तो ये सेम है कि अलग अलग? भाई गधा एक एनिमल है, तो एनिमल की तुलना एनिमल से करोगे, इंसान कर दोगे, तभी तो वो एक मतलब प्रॉपर होगा ना कंपैरिजन। अब एक आदमी है, मतलब एक, अब हम जैसे कहें एक दुबले पतले आदमी को तुम एक हष्ट पुष्ट आदमी से लड़ा दो, तो ये जायज बात है? तो इनकम्पेटेबल हो गया ना। तो बस ऐसे समझना है आपको। मिक्स्ड मेटाफोर का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक वर्ड लगे होंगे और दोनों जो कंपैरिजन वर्ड होंगे वो मैच नहीं कर रहे होंगे, डाइवर्स होंगे। आगे समझो। मेटाफोरिकल व्हीकल्स मतलब कैसे होंगे? वो दो जो आपके वर्ड्स लगे होंगे, जो मेटाफोरिकल व्हीकल्स होंगे, वो कैसे होंगे? डाइवर्स। मेटाफोरिकल व्हीकल्स का मतलब आप समझो कंपैरिजन वर्ड, बस खत्म। व्हीकल का मतलब एडजेक्टिव वर्ड, व्हीकल मतलब एडजेक्टिव समझो बस। व्हेन यूज्ड इन एडवर्टेंटली, मतलब ऐसे अचानक यूज कर दिए, विदाउट सेंसिटिविटी टू द पॉसिबल इनकंग्रुइटी, मतलब बिना कुछ सोचे समझे तुमने जो है ऐसे कंपैरिजन कर दिया, अब चाहे इनका मेल खा रहा हो या ना खा रहा हो। बस समझ में आ रही? जैसे मैंने क्या बताया आपको, एक मोटे तड़ंगे आदमी के साथ बेचारा दुबला पतला भिड़ा दो, आदमी की तुलना तुम जानवर से कर दो। तो इस प्रकार के जब इनकंग्रुअस कंपैरिजन वर्ड्स या फिर कह सकते हैं व्हीकल्स लगे होंगे, तो देयर वी विल फाइंड आउट इट्स एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड मेटाफर। बात दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही? यहां समझो। तो यही कह रहा है कि भाई इनएडवर्टेंटली विदाउट सेंसिटिविटी, बिना सोचे समझे, टू द पॉसिबल इनकंग्रुइटी, कंग्रुइटी का मतलब होता है मेल ऑफ द व्हीकल्स, द इफेक्ट कैन बी लुडिक्रस। अब ये समझना, मिक्स्ड मेटाफोर स्पेसिफिकली इसलिए प्रयोग किया जाता है कि थोड़ा सा लुडिक्रस हो जाए, हास्यास्पद हो जाएगा, मजाक लगने लगेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल सुनाऊंगा, इसमें जो एग्जांपल है वो अलग, मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दूंगा, आपको एक के बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे इन्होंने लिखा, देखो, ग्रेडिंग अप हिज लायंस द चेयरमैन फ्लोड थ्रू द माउंटेनियस एजेंडा। अपने उन्होंने शेर को कर दिया, बांध दिया, और बाद में जो है माउंटेनियस जो वर्क, माउंटेनियस का मतलब समझ रहे हो, बहुत भया, मतलब बड़ा कार्य ऐसा लग रहा हो, खेत तो जोतना बहुत बड़ा कार्य हो, और इसलिए इन्होंने जो है अपने लाइन को वहां बांध दिया ताकि एक कहीं आ न जाए और उनको डिस्टर्ब ना कर दे। तो इसका लाइन का और इनके खेत को जोतने से क्या ही संबंध है? कोई संबंध है? तो यहाँ एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझो, मैं थोड़ा इसे ऊपर करता हूं। अब एक यहां समझो, एक मिनट प्लीज। हाँ चलो यहाँ, हाँ यहाँ देखते हैं। जैसे हमने यहां कहा एवरी एक मिनट प्लीज। जैसे आप एक चीज समझ, मैं दो एग्जांपल लिख रहा हूँ, एक मैं आपको दोनों को डिफाइन करता हूँ। देखो, एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, ये बात समझना पहले भी मेरी, ठीक है। ये एक प्रॉपर कंपैरिजन है, क्योंकि क्लाउड का कलर कैसा है? सिल्वर होता है, और ये उसके साथ में प्रॉपर कंपैरिजन किया गया है क्लाउड का। तो क्लाउड के साथ सिल्वर जो है यहाँ पर प्रॉपर कंपैरिजन दिखा रहा है। बात समझ रहे हैं? अब हम अगर ये कहते हैं कि एवरी बीन हैज अ सिल्वर लाइन, बीन का मतलब होता सेमी, तो सेमी का और ये उसका सिल्वर लाइनिंग से क्या ही संबंध है? कोई संबंध है? जैसे यहां समझो, एक और हमको समझाते हैं बेहतरीन तरीके से, यहां लिख दे रहा हूं, समझिए। जैसे मैंने लिखा, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड बीन्स। कहावत क्या है? स्पिल्ड का मतलब होता है फैल जाना। इसके कहने का मतलब ये है कि भाई स्पिल्ड बीन्स के ऊपर हमें नहीं रोना चाहिए। अब बीन थोड़ी ना फैलेंगी, जबकि क्या होता है स्पिल्ड मिल्क, कि भाई जो दूध फैल गया है उसके ऊपर हमें, अब जो फैल गया तो फैल गया, अब उसको उठा के तो नहीं ला सकते हो ना। तो स्पिल्ड का कंपैरिजन किससे होना चाहिए था? मिल्क से। हम कर किसके साथ में रहे हैं? बीन्स के साथ में। तो क्या इसका कहीं मैच है? तो ये क्या हो जाएगा? मिक्स्ड मेटाफर हो जाएगा।
जिसके साथ तुलना होनी चाहिए उसके साथ आप तुलना नहीं कर रहे हो, और अगर ऐसा कहीं है तो आप समझ लेना वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नहीं बात समझ में आया तुम्हारे? हाँ, मिक्स मेटाफर होगा। हमने क्या बताया, ये कहावत है। कहावत है कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क होता है, मिल्क स्पिल्ड करेगा उसके ऊपर किसी को क्राई नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आप बीन यहां पर लगा रहे हैं तो स्पिल्ड की तुलना बीन के साथ नहीं होगी ना। स्पिल्ड क्या हो सकता है, मिल्क, बीन नहीं हो सकती। बीन को तो आप बटोर सकते हो ना, सेमी कहीं गिर गए तो उसको उठा सकते हो, दूध उठा लोगे। हाँ, और क्या मतलब, ये वर्ड देखो मैं क्या बता रहा हूँ, दूध आपका जमीन में गिर गया तो क्या उठा के फिर से उसको यूज कर सकते हो, और बीन्स अगर कहीं गिर जाएंगी तो बस खत्म है ना। तो ये प्रॉपर वर्ड स्पेल्ड किसके साथ में आना चाहिए, मिल्क के साथ में। अब हम कर किसके साथ रहे है कि नहीं है? आप समझना। तो ये किस प्रकार का है आपका, अब ये समझ देखो, ये मैं बता रहा था वही ना आपको, यहाँ समझे देखो, एवरी लेमन हैज सिल्वर लाइनिंग। लेमन की तुलना आप किससे कर रहे हैं, मतलब लेमन के लिए बता रहे हैं कि एवरी लेमन हैज अ सिल्वर लाइनिंग। अब लेमन के पास थोड़ी सिल्वर लाइनिंग होती, लेमन खट्टा होता है, उसके साथ लेमोनेड होना चाहिए, सिल्वर नहीं, लेमोनेड लाइनिंग। लेमन का टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा। तो यहाँ पर लेमन नहीं हो, लेमन के पास सिल्वर लाइनिंग नहीं होती, बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए था, क्लाउड होना चाहिए था। अरे कहावत तो सुने होगे कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हाँ, तो वही चीज है। अब क्लाउड की जगह पर मैंने क्या कर दिया, लेमन कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, मिक्स्ड मेटाफर हो गया। तो सिंपल सी भाषा में ये समझ लो, जब भी दो बेमेल चीजों की आप तुलना करेंगे, ठीक है, तो समझ लेना वहां पर मिक्स्ड मेटाफर है। बात दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही? बस खत्म। चलो भाई, आपके समझ में आया हो तो बताइएगा। अब ये डेड मेटाफर है। देखो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। डेड का मतलब होता है खत्म। अब ये ऐसे कुछ फ्रेजेस होंगे जो अब यूज नहीं होते हैं, किसी जमाने में यूज होते थे, ओवर यूज होने की वजह से ये ऑब्सोल्यूट हो गए, खत्म। अब ये सोचो कि कैसे, तो देखो ये खास बात मैं बताता हूं, मैं पहले बता दे रहा हूं, हर जगह पर नहीं लेकिन मोस्टली आपको ये फ्रेजल, ये इडियम जैसे लगेंगे। कैसे लगेंगे, कैसे लगेंगे? इडियम जानते हो ना, मुहावरे अंग्रेजी में। ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया, बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस। हाँ जी, चलिए तुरंत भेजिए, ठीक। तो ये बात समझ में आ रहा हो, ये क्या है, इडियम है ना ये। और ये इसी प्रकार के अगर कोई शब्द आ रहे हैं बार बार हैं, इनके बीच में कुछ ना समझ पाओगे, ऑफ तो दिख रहा है ना, बस अधिकतर इनमें ऑफ लगा होता है। बात दिमाग में आई कि नहीं आई? कतई कुछ ना पता हो तो देख लेना ऑफ लगा है कि नहीं लगा है। कुछ समझ में ना तो वही समझ लो डेड मेटाफोर होगा। जो मुहावरे जैसे होंगे वो डेड मेटाफोर होते हैं। नहीं बात समझ में आई? बस खत्म। अब जैसे यहाँ देखो, डेड मेटाफोर क्या होता है, इज वन विच लाइक द लेग्स ऑफ अ टेबल, ठीक है, द हार्ट ऑफ द मैटर has been used so long and become so common that we have ceased to be aware of the discrepancy between vehicle and tenor। मतलब ये इतने कॉमन हो गए कि इसमें व्हीकल कौन सा है, टेनर कौन सा, हमें सही से पता ही नहीं लग पा रहा है, ठीक है ना। और इसीलिए अब ये ज्यादा मतलब यूज भी नहीं होते हैं, ऑब्सोल्यूट हो गए हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहने लगे, डेड मेटाफोर। ये आजकल यूज नहीं होते हैं। तो भैया जी सिंपल सी बात समझना यार, जो इडियम टाइप के हों वो आप समझ लेना, वही आपके क्या हो जाएंगे, डेड मेटाफोर हो जाएंगे। जैसे हमने लिखा रियाल्म ऑफ गोल्ड, हमसे पूछा जा रहा है इसमें ये क्या है, कौन सा इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच होगा, इम्प्लिसिट होगा, डेड मेटाफर होगा, मिक्स्ड, क्या हो जाएगा? ये पकड़ लो, ये रियल नहीं, तब फ्रेजल टाइम में दिए हुए इसे, लेग ऑफ टेबल हो गया, द हार्ट ऑफ द मैटर हो गया, देखो यहाँ भी हो ये, और देखो ये है, ये सब उसी में है। बात दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही? चलो, मेटानेमी तो सभी आप जानते हैं, इसमें आप समझना
ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अगर आपसे ये पूछ लिया मेटोनिमी जो है किस भाषा से लिया गया है, तो पहला तो ये टिक कर देना, इंपॉर्टेंट हो गया ग्रीक लैंग्वेज से। फिर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मेटोनिमी, तो आपको याद रखना एक्सचेंज ऑफ नेम, ये दूसरा आपका हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या होगा, द लिटरल टर्म फॉर द वन थिंग इज अप्लाइड टू अनदर लॉ, थोड़ी करो बहुत ज्यादा, अनदर विद विच इट हैज बिकम क्लोजली एसोसिएटेड। कहने का मतलब ये समझो, मेटोनिमी में एक शब्द यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जो उससे क्लोजली एसोसिएटेड हो, मतलब उसका घनिष्ठ संबंध उसके साथ में हो। घनिष्ठ संबंध बताने के लिए आप एक वर्ड यूज करते हैं, तो आप समझ लो कि वो क्या हो जाएगा, मेटोनिमी, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, अब क्राउन आपने नाम लिया, तो क्राउन भाई किसके सिर पर होगा, राजे के क्राउन होता है, तो क्राउन का ऐसा तो नहीं कोई कॉमन आदमी के पास पहुंच जाएगा क्राउन, नहीं ना। तो क्राउन का संबंध हमें ऑटोमेटिकली पता लग रहा है किसके साथ में है, एक कॉमन चीज है। मेटोनिमी में, सेनेक्डोची में आपको इतना समझना है कि जहां पर मतलब बहुत ही कॉमन होगा, रिलेशन का कॉमन होगा, ऑटोमेटिक आदमी उन्हें बता देगा। जैसे मैंने कहा सेप्टर मतलब होता है राजदंड, तो ये भी किससे संबंधित है, राजा से ही संबंधित है, हाँ या ना। अब जैसे आपने हॉलीवुड का, तो हॉलीवुड का मतलब फिल्म इंडस्ट्री से हो गया, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, सब क्या है, फिल्म इंडस्ट्रीज में आते हैं, ठीक है नहीं, ठीक है। अब जैसे हमने मिल्टन आ लिखा, आई एम रीडिंग मिल्टन, तो मतलब मिल्टन का मतलब क्या है, मिल्टन के वर्क से। भाई आप मिल्टन को पढ़ रहे हो, तो मिल्टन पढ़ रहे हो मतलब क्या, बात समझ में आएगी नहीं। तो किसके एग्जाम्पल हो रहे हैं आपके, मेटोनिमी, ठीक है। आई हैव रीड ऑल ऑफ मिल्टन, तो यहाँ पर ऑल ऑफ मिल्टन का मतलब किससे है, उनके वर्क से है, क्लियर। चलो अब यहाँ पर देखो सेनेक्डोची, इसका मतलब ये भी किस लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया। इसका मतलब क्या होता है, टेकिंग टुगेदर, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बारे में आप सब जानते हैं कि वन फॉर होल एंड होल फॉर वन, वन फॉर होल और होल फॉर वन, यहां समझो, मतलब ये ऐसा किसी भी चीज का एक छोटा सा हिस्सा हमें बताया जाएगा, कोई एक छोटा सा हिस्सा जिससे पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करेंगे, हम पूरे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देखो, अ पार्ट ऑफ समथिंग, क्या मैंने बताया, सेनेडोची का मतलब किसी भी चीज का क्या होगा, एक पार्ट होगा। तो इज यूज टू फॉर व्हाट, टू सिग्निफाई द, किसी चीज का एक हिस्सा हम यूज करेंगे जिससे हम किसको करेंगे, पूरे के पूरे जिसको भी यूज किया जा रहा हो कम्युनिटी को, उसको हम एज अ होल रेफर करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और मोर रेयरली द होल इज यूज्ड टू सिग्निफाई अ पार्ट, मतलब मैंने बताया ना, वन फॉर होल एंड होल फॉर वन, कभी कभी कोई एक हिस्सा सभी को सिग्निफाई करने के लिए, या फिर कभी कभी संपूर्ण हिस्सा किसी एक चीज को सिग्निफाई करने के लिए, ठीक है। तो जैसे यहां पर देखो 10 हैंड्स लिखा है, अब 10 हैंड्स यहां पर किसके लिए लगाया गया है, वर्कर्स के लिए, ठीक है। अब ये 10 हैंड्स देखो, सेनेक्डोची में इसमें अंतर समझो, 10 हैंड्स कहते ही आपके दिमाग में ये ऐसे समझ में नहीं आएगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये क्लोजली एसोसिएटेड नहीं है, 10 हैंड क्लोजली एसोसिएटेड है नहीं है, क्योंकि जब 10 हैंड्स हमको लग रहा है कि हाँ एक कम्युनिटी के बारे में बताया जा रहा होगा, लेकिन 10 हैंड्स किसके, ये हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर 10 हैंड्स किसके लिए आया है, वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये एज अ पार्ट है, ठीक है। और ये वर्कर्स क्या हो गया, होल हो गया, ठीक है। या फिर मैंने बोला 100 सेल्स, अब यहाँ पर 100 सेल्स ये आपका क्या हो गया, पार्ट हो गया। और हम 100 सेल्स किसके लिए लगा रहे हैं, शिप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेनेक्डोची। यहाँ तक बात क्लियर है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर समझना, देखो मेटाफोर में भी एक और चीज आती है, मेटाफोर में पर्सोनिफिकेशन भी आता है, मतलब इसका एक हिस्सा ही माना जाता है ये, ठीक। अब पर्सोनिफिकेशन के लिए एक ग्रीक टर्म दिया गया है, वो जो है हाँ प्रोसोपोपोइया, ठीक है, प्रोसोपोपोइया है। तो ये बात याद रख लो, इस बार के मैं लगा दे रहा हूं 2025 में,
ये हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सेकंड मीनिंग ऑफ पर्सोनिफिकेशन, व्हाट इज द सेकंड वर्ड और टर्म कैन बी यूज्ड फॉर पर्सोनिफिकेशन। तो प्रोसोपोपोइया ये वर्ड पूछा जाएगा, ये पर्सोनिफिकेशन का है। हाँ, और क्या दिक्कत लगे तो आपके पास एमएच इब्राहिम है, उसमें चेक कर लेना, मिल जाएगा आपको वहीं। जैसे अंडर स्टेटमेंट है जिसका दूसरा नाम लिटोटस है, जैसे देखो भाई एक मिनट प्लीज। हाँ, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है इमेसिस हो गया, लिटोटस हो गया, मोइसेस हो गया, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो पढ़ने की जरूरत है लेकिन सब नहीं पढ़ते हैं। हाँ हाँ, मतलब कठिन कुछ नहीं है। लिटोटस का मतलब क्या होता है? नो, या अधिकतर नॉट लगा होगा, आई एम नॉट अ हीरो, बस खत्म। निगेशन में होता है ये, अंडर स्टेटमेंट करने के लिए होता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए, डिमिनिश करने के लिए। अब ये आगे देखेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा ये वाला मतलब जो मैं आज आपको बता रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है, अगर लग रहा है कि सर जी अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा समझा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, तो फिर मैं जो बचे हुए आपके और इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीचेस हैं उनको भी मैं लेकर के आऊँगा। तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी पर्सोनिफिकेशन, इसके बारे में जानते हो इसमें क्या होता है? इन विच ईदर एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एन अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एक बात याद रखना, दो चीजें इसमें क्या होगा, एक या तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होगा, इनएनिमेट का मतलब जिसके अंदर जीवन ना हो, या फिर कोई अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि लव, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, अपॉर्चुनिटी। ये कैसे हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, इनको क्या कर सकते हैं हम? महसूस कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? हाँ, तो ये चीज आप समझ लो, या तो कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या तो कोई अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो जिसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा हो, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, उसके अंदर हम ह्यूमन एट्रीब्यूशन दे देते हैं, हमारे अंदर जो चीजें हैं, मतलब उसको एज अ लिविंग हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? प्रोसोपोपोइया या फिर पर्सोनिफिकेशन। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक टास्क दे रहा हूं, वो करेंगे, आपको बताना है पैथेटिक फैलासी, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, सिनेस्थेसिया, ये क्या होता है, पैथेटिक फैलासी बताना है, सिनेस्थेसिया आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर ये पढ़ने के बाद हम समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर जी इसको समझा दो, तो हम बता देंगे। बिकॉज दीज टू टर्म्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद personification, so it's an essential for us to make the differentiation between prosopoia and pathetic fallacy as well synesthesia, right? ये आपको बताना है। और अगर पीजीटी वाले देख रहे हैं तो आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट राइटर हु हाईली यूज्ड synesthesia, ठीक, पीजीटी में है। हाँ, तो ये पढ़ना, पढ़ के बताना फिर हमें सब एक ही बार में ऐसे बता देंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, धीरे धीरे पढ़ो। आगे आइए आपका, अब ये केनिंग समझना, इसमें जो मैं चीज बताने वाला हूं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात समझना, क्योंकि केनिंग जो वर्ड है दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद पेरिफ्रेसिस या सर्कमलोकेशन या फिर राउंड अबाउट और मेटोनमी। ये चार शब्द आपको समझने हैं, मैंने क्या बताया आपको? नंबर 1 पे मैं लिख रहा हूं पेरिफ्रेसिस, नंबर 2 पे मैं लिख दे रहा हूं सर्कमलोकेशन, नंबर 3 पे मैं लिख दे रहा हूं ये आपका मेटोनमी है, और नंबर 4 पे मतलब राउंड अबाउट। ये सब एक ही शब्द हैं, हैं? हाँ, अभी मैं बताऊंगा ना आपको। मतलब क्या है, पेरिफ्रेसिस का मतलब घुमा फिरा कर होता है, सर्कमलोकेशन का मतलब होता है सीधी बात नहीं करना, राउंड अबाउट का मतलब होता है सीधी बात नहीं करना, मेटानमी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, अ चेंज ऑफ नेम। अब यहाँ समझो, जो कैनिंग वर्ड है ना, बेसिकली ये क्या करता है, डिनोट्स अ रिकरेंट यूज इन द एंग्लो सेक्शन। तो कहने का मतलब कैनिंग कहाँ यूज होता था, पहले तो ये समझ लो, एंग्लो सेक्शन पीरियड में, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, सबसे ज्यादा इसका यूज कहाँ हुआ है, विवोल्फ में, पॉइंट नंबर
टू, ठीक है। एंड द पोएम्स रिटन इन ओल्ड जर्मेनिक लैंग्वेजेस, ओल्ड जर्मेनिक में, ठीक है। तो ऐसे इसको बताने के लिए कि मैं तो जरा देर में बता दूं, लेकिन आप इसको समझो पहले। ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस इन प्लेस ऑफ द ऑर्डिनरी नेम फॉर समथिंग, मतलब क्या है कि ये जो केनिंग वर्ड होता है वो डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस है, किसी ऑर्डिनरी वर्ड के यूज की बजाय हम उसमें क्या कर देते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव चीजों को बताने के लिए इसका यूज करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ पेरीफ्रेसेस, तो इस प्रकार के हम इसे क्या बोलेंगे, पेरीफ्रेसेस, मतलब घुमा फिरा करके। अगर आपसे कहा जाए कि इसका एसोसिएशन है, क्या ये कैनिंग इज अ पार्ट ऑफ पेरीफ्रेसेस, हम क्या बताएंगे, है ये, याद रखना इस बात को। पेरीफ्रेसेस का मतलब क्या होता है, घुमा फिरा करके बात को कहना। जैसे क्या हो सकता है, जैसे हमने कहा है बड़ा हीरो लग रहे हो आजकल, बड़ा हीरो का मतलब समझ रहे हो, मतलब सीधी बात ना कहें हम, पर हम घुमाए फिरा के अपने बात कही दे, है ना, तो सीधे ना कहे पे भैया हैं, हाँ भैया अब तुम्हारे जैसे बड़े लोग कहाँ बात करेंगे, बात समझ रहे हो। तो ये क्या है, पेरीफ्रेसेस जैसी है। तो विच एट टाइम्स बिकम्स अ स्टेरियोटाइप एक्सप्रेशन, तो इसी के चक्कर में एक जमाने में क्या हो गया, स्टेरियोटाइप हो गया, मतलब चलता चला आ रहा है, घिसा पिटा कह सकते हैं। तो इज एन इंडिकेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ दीज पोएम्स इन ओरल ट्रेडिशन, मतलब और तो इस प्रकार के ओरल ट्रेडिशन यूज होता है। सम कैनिंग्स आर इंस्टेंसेस ऑफ मेटोनमी, बात समझ में, कुछ जो कैनिंग वर्ड्स होते हैं वो उदाहरण होते हैं मेटोनमी के भी। तो मैंने अभी क्या बताया, क्या कैनिंग वर्ड कैन बी पेरीफ्रेसेस, यस, कैनिंग कैन बी यूज्ड समटाइम्स एज अ मेटोनमी, तो आंसर होगा यस। नहीं बात समझ में आ रही, अरे भाई कैनिंग वर्ड जो होते हैं वो मेटोनमी के में यूज हो जाते हैं, मेटोनमी मैंने बताया नहीं था, जैसे मैंने पेन लिख दिया, अब ये पेन क्या है, ये पेन जो है, पेन किसको रेफर कर रहा है, न्यूज़पेपर एडिटर को, ये हो जाएगा आपका मेटोनमी। लेकिन इसकी एक खास बात समझो, मोस्टली जब भी कैनिंग वर्ड होगा वो कंपाउंड वर्ड होते हैं। कैसे वर्ड होंगे, मतलब उनके बीच में क्या लगा होगा, ये, अब जैसे यहाँ पर रिंग गिवर लिखा हुआ है, अब दान उन कौन देता है, यहाँ पर रिंग गिवर यूज किया गया किसके लिए, राजा के लिए, बात समझ में आई। तो जब ये राजा को यहाँ पर मतलब कर रहा है, बता रहा है राजा के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेटोनमी है। नहीं बताया मैंने, जैसे कि यार मैंने बताया ना, क्राउन मतलब राजा, सेप्टर मतलब राजा, वैसे यहाँ पर रिंग गिवर किसके लिए है, राजा के लिए है। लेकिन ये कैसा वर्ड है, ये केनिंग वर्ड है। क्यों, क्योंकि केनिंग मतलब कंपाउंड वर्ड, दो वर्ड, एक रिंग जुड़ा हुआ है और एक गिवर जुड़ा हुआ है, और उसके बीच में ये वर्ड लगा हुआ है। ये वाला आपको ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच, दो वर्ड के बीच में ये जरूर आएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो ये हो जाएगा, जब भी अब ऐसा हो जाएगा और किसी चीज को स्पेसिफाई कर रहा है ये, तो वो क्या हो जाएगा, मेटोनमी हो जाएगा। मेटोनमी नहीं दिया है और रिंग वर्ब लिखा हुआ है, अगर कैनिंग वर्ड दिया हुआ है तो अंदर क्या लगाएंगे, कैनिंग। देखो हमारी बात नहीं आई, हाँ लग जाएगा और क्या, मतलब एक ना एक ऑप्शन में होगा आपका। तो क्या बात समझे, कैनिंग का मतलब कंपाउंड वर्ड होता है, दो वर्ड होंगे, दो वर्ड के बीच में ये वाला निशान जरूर लगा होगा, बस इतना बस समझ लो आप, ठीक। चलो अब देखो एनाफोरा समझो। एनाफोरा आप जानते हैं रिपीटेशन होगा, ये ग्रीक, इसका मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। एनाफोरा एक कैसा शब्द है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज से लेकर, जिसका मतलब क्या होता है, रिपीटेशन होता है। इज द डेलिबरेट रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वन ऑफ अ सीक्वेंस, मतलब समझना एक बात याद रखना, मेन पॉइंट क्या है, एनाफोरा रिपीटेशन करेगा। रिपीटेशन तो एसोनेंस में भी होता है, रिपीटेशन तो कंसोनेंस में भी होता है, रिपीटेशन तो अलिट्रेशन में भी होता है, और रिपीटेशन एनाफोरा में भी होता है। लेकिन ध्यान रखना, एनाफोरा में जो रिपीटेशन होगा वो डेलिबरेट रिपीटेशन होता है, जानबूझ करके, ठीक है, ये हमें इंपॉर्टेंट समझना यहाँ पर है। और क्या होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेंटेंस, जब कभी भी कोई शब्द किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में एक जैसा आ रहा हो, तो आप समझ लेना वो क्या हो जाएगा, एनाफोरा हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ देखो, लाइफ इज स्मॉल, लाइफ इज अ स्ट्रगल,
लाइफ हैज इमेंस प्लेजर। अब यहां देखो, यहां भी लाइफ, यहां भी लाइफ और यहां भी लाइफ। हर सेंटेंस में लगातार लाइफ शुरुआत हो रही नहीं हो रही है। तो जब जब भी कोई हर एक सक्सेसिव क्लॉज की या सेंटेंस की शुरुआत एक ही जैसे वर्ड से होगी, वहां क्या लगा देंगे हम? बस खेल खत्म, पैसा आ जाए, टाइम टाइम चलो, तो इसे खा जाओ, चबा जाओ, निकल जाओ और पेपर में उगल देना। चलो भाई, बहुत बेहतरीन है, एनास्ट्रॉफी है, इसको भी लगा लो, इंपॉर्टेंट। देखो यार, मतलब आप अपने एग्जाम में ये नहीं कह सकते हो कि ये क्यों पूछा गया। यही जो आपके फिगर ऑफ स्पीच हैं, यही आपके नेट में पूछे जाएंगे और यही आपके एग्जाम में भी, क्योंकि एम.एच. इब्राहिम की किताब से कहीं से भी कोई फिगर ऑफ स्पीच आ सकता है। तो इनको भी आपको देखना है। अब ऐसा नहीं कि सिमिली, मेटाफोर और जो मेटाोनिमी, ऑक्सीमोरॉन, एंटीथेसिस, पैराडॉक्स है, यही सब देखे रहे हो। इनको देखना, क्योंकि वो आएंगे तो आप जान ही रहे हैं, उनको सभी कर लेंगे, है कि नहीं? तो ये भी पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। एनास्ट्रोफी क्या होता है इसको समझना, मतलब ये बहुत सरल है, अपने आप आदमी पढ़ेगा तो हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। इसको समझो। देखो, ये क्या फिगर ऑफ स्पीच है, इनमें क्या होता है, जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर ऑफन इन्वॉल्विंग एन एडजेक्टिव एंड अ नाउन इज रिवर्स, मतलब खत्म, बस। देखो एक बात समझो, कभी भी हम एडजेक्टिव का प्रयोग कब करते हैं? नाउन से पहले करेंगे कि नाउन के बाद में करेंगे? नाउन पहले करेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है यार, जब भी कोई भी एडजेक्टिव नाउन के बाद में आ जाए, खत्म, समझ लेना वो क्या हो गया, एनास्ट्रोफी। अरे यहाँ समझो, हाँ, जैसे हमने बोल दिया, पैराडॉक्स लॉस पढ़े हैं ना, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? आया ना, चलो देखो, जैसे हमने बोलिए, और डंजियन हॉरिबल, डंजियन वहां पर लगा ना हेल के लिए, तो डंजियन एक जगह का नाम है, और हॉरिबल क्या होगा? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कहाँ आना चाहिए था? हॉरिबल डंजियन होना चाहिए था ना। हम क्या कर रहे हैं, डंजिबल डंजियन हॉरिबल कह रहे हैं। तो एडजेक्टिव मैंने कहाँ लगा दिया? ये है आपका नाउन, ये है आपका एडजेक्टिव। जब नाउन के बाद में क्या आ जाए, एडजेक्टिव, तो ये हो जाएगा क्या, एनास्ट्रॉफी। नहीं समझ में आ रही बात? अरे कतई नरके करे हो, यहाँ समझो यार। और हमने कहा ही इज अ बॉय गुड, इतना तुम्हारे समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो बॉय गुड होगा कि गुड बॉय होगा? अरे सेंटेंस कौन सा सही होगा? तो बस खत्म है। अच्छा कहने में लगेगा ही इज अ गुड बॉय, मतलब ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो है, बॉय नाउन है ना, नाउन से पहले आना चाहिए एडजेक्टिव, और हम लगाए पड़े हैं नाउन के बाद में एडजेक्टिव। तो ये रिवर्सल हो गया ना, पोजीशन जहां एडजेक्टिव की होनी चाहिए वहां से हटा करके दूसरी जगह लगा दो। अरे आर्टिकल से मतलब नहीं है तुम्हें, हम जहां जितना बता रहे हैं वहां ध्यान दोगे, तुम आर्टिकल देखोगे। तुम्हें बस नाउन और एडजेक्टिव को देखना है, खत्म। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है, दिस इज द फॉरेस्ट प्राइमल, प्राइमेवल, प्राइमेवल का मतलब होता है प्राचीन, एंशियंट। अब ये दिस माने है, इज माने है, फॉरेस्ट माने जंगल, प्राइमल माने प्राचीन, यह जंगल प्राचीन, कि हम कहेंगे यह प्राचीन जंगल है, क्या कहना सही लगेगा? अरे हमने कहा रीता लड़की सुंदर है, और हम ये कह रहे हैं कि रीता सुंदर लड़की है, कौन सा अच्छा लग रहा है कहने में? तो यही सही हुआ ना, तो बस खत्म, ऑर्डर सही होना चाहिए, लेकिन हमने गलत ऑर्डर लगा के रखा हुआ है। हम कह रहे हैं कि रीता, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा तब तो वो सही माना जाएगा। एनास्ट्रोफी कहता है जब एडजेक्टिव नाउन के बाद में लगा हो। अरे अनाफोरा, हमें लग रहा है हम पागल वगल हो जाएंगे क्या? अनाफोरा का मतलब होता है जब एक ही लाइन में, अलग अलग लाइन में एक ही वर्ड रिपीट करेगा। लाइफ लाइफ वाले बताया था ना, एनाफोरा मतलब एनास्ट्रोफी का मतलब यार समझो, ही इज द गुड बॉय, गुड का मतलब यहां पर लगाओ, यहां होना चाहिए ना, ही इज द गुड बॉय, और तुम लगाए पड़े बॉय गुड। ये गलत लिखा कि नहीं लिखा है? तो बस गलत लिखा होगा, एनास्ट्रोफी है, खत्म।
हमने कहा कि आई एम अ स्मार्ट बॉय, ये स्मार्ट बॉय अच्छा है। अब मैं कहूं आई एम अ बॉय स्मार्ट, तो बस खत्म। पगला जाएंगे मैं लग रहा हूँ। हाइपरवेटन सर देखो, हाइपरवेटन का मतलब हुआ इसमें कंजक्शन इंजेक्शन हट जाएंगे। ठीक है, यहाँ समझो। विच रेफर्स मोर जनरल टू फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स नॉर्मली ग्रुप्ड टुगेदर। इसमें वर्ड कैसे होंगे? ग्रुप में होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? लेकिन इसमें कंजक्शन पंजक्शन कुछ नहीं लगा होगा, ग्रुप में होंगे। कंजक्शन समझ रहे हैं ना? कंजक्शन नहीं जानते? अरे एंड बट एट ये सब और नॉर ये सब कंजक्शन है, ये नहीं लगा होंगे, लेकिन शब्द जुड़े होंगे। जहां देखो ये कैसे होंगे? वर्ड्स नॉर्मली ग्रुप टुगेदर आर सेपरेटेड, साथ में होंगे लेकिन कैसे अलग होंगे? एज इन द ओपनिंग लाइन ऑफ वर्जिल्स एनीड, देखो आर्म्स एंड द मैन आई सिंग। ठीक है, सम एग्जांपल्स हैव बीन बिकम एज सो हैबिचुअल इन कॉमन स्पीच दैट द इफेक्ट ऑफ इन्वर्जन इज लार्जली लॉस्ट इन। मतलब ये जो है कुछ ना कुछ हाइपरवेटन जो है इन्वर्जन का भी काम करता है। तो देखो राइट यू आर लिखा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? यू आर राइट होना चाहिए था, तो ये पहले आ गया, ये चीज से समझो। दूसरा क्या हो, हाइपरवेटन का मतलब होता है इसमें कंजक्शन नहीं लगेंगे, बस खत्म कहानी, सीधा सीधा कह देंगे हम। ठीक, चलो ये हो गया। क्या समझ आप समझ ही रहे हैं? ये ग्रीक भाषा से ये भी लिया गया है। ठीक है, और फॉर अ क्रॉस ओवर इज अ सीक्वेंस ऑफ टू फ्रेजेस और अ क्लॉजेस विच आर पैरेलल इन सिंटैक्स। मतलब क्या समझ में ना है? क्या समझ जो होगा जिसमें दो क्लॉजेस होंगी और दोनों कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, दोनों एक ही जैसी होंगी। समझ में? मैं बता रहा हूँ, देखो अभी यहाँ लिखा हुआ है वर्क्स विदाउट शो एंड विदाउट पॉम प्रिसाइड्स। ये तुम्हारे लिए टफ पड़ जाएगा। देखो ऐसे देखो, ये पूछा गया था, ये समझ में आएगा आपको। ये फेयर इज फाउल हो गया। ठीक, हाँ ये समझ में आ रहा है ना, फाउल इज फेयर। ये किसमें की लाइन है? हैमलेट की लाइन कैसे जाएंगे? हाँ, अब यहाँ पर देखो एक क्लॉज ये हो गई फेयर इज फाउल, और दूसरी लाइन कैसी हो गई? दूसरी की फाउल इज फेयर। तो ये दो क्लॉजेज हो गई, एक और ये दो। ठीक है ना, दोनों कैसी हैं? पैरेलल हैं, बराबर ही हैं। ठीक है, जो वर्ड यहाँ वो वर्ड वहां है। अब इसमें ध्यान रखना कि फेयर इज फाउल, जो फेयर है वो कुछ लोगों के लिए फाउल है, और जो कुछ फाउल है वो कुछ लोगों के लिए, मतलब ये समझ लो पहली वाली क्लास दूसरी वाली की उल्टी होगी, बस खत्म। ठीक है ना, बस वो हो जाएगा आपका क्या समझ। इसमें जो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ठीक, ऑर्डर में। ठीक है ना, अब ये लास्ट बचा हुआ है, इसको समझ लो। ये पैरालिप्सिस है। ठीक, क्या है ये? पैरालिप्सिस है। पैरालिप्सिस का मतलब अब मैं आपको इसमें समझाऊंगा बाद में, यहाँ समझ लो देसी भाषा में। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कहीं शादी, मान लो कोई लड़का देखने गया, ठीक, तो उनने कहा भाई हमारी लड़की नहीं एकदम गाय है, कुछ ज्यादा बोलते नहीं। अब पता लगा सटाक से उन्हें झापड़ मार दो। तुमने क्या बताया लड़की के बारे में? बहुत सीधी है। और तब तक उसने क्या कर दिया? तो सीधी हुई नहीं हुई। अब आपने कहा कि हमारी लड़की बोलती कुछ नहीं है, बहुत बहुत कम बोलती है, और पता लगो जब से बैठे हो तब से लेके अब बंदे नहीं हो रही बोलना ही, लगातार बोल ही रही है। तो मतलब ये क्या है? उल्टा हुआ ना। मतलब कि हम कह रहे हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं। जैसे हमें मान लो हमने कहा कि मैं आई केम हियर नॉट टू टीच यू, मैं यहाँ आया हूँ लेकिन तुमको पढ़ाने नहीं, और पता लगा सुबह शाम तक तुम्हें हम ज्ञान दे रहे होंगे, है नहीं? यहाँ समझो, देखो someone says that he need not or will not say something। कोई आदमी कहे कि उसे जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, ना कुछ कहने की। ठीक, उसके बाद में क्या कर दे? वो प्रोसीड कर दे टू डू से, उसको करने के लिए। ऊपर कहा कि नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन करना शुरू कर दे। तो द मोस्ट फैमिलियर यूज ऑफ द फिगर विच इज ऑन पब्लिक ओकेजन। स्पेशली ये कहाँ होगा? पब्लिक ओकेजन में होता है। सामान्यतः जब हम लोग भीड़ भाड़ में खड़े होते हैं वहां पर ऐसी चीजें होती हैं कि नहीं यार भाई हमारा नाम मतलब हम नहीं बोलेंगे, लेकिन पता लगे स्टेज पे आ गए तो बंदा ही नहीं कर रहे हो, तुम तो भाई बोलिए नहीं थे, अब तुम मार सुबह पता लगो 1 घंटा की स्पीच अकेले दे डाले हो, तो ये क्या हो जाएगा? पैरालिप्सिस हो जाएगा। बात समझ में? क्या समझ में आना है कि हमने ऊपर कहा कि हम करेंगे नहीं,
फिर भी हम आप कर दे रहे हैं। तो इसमें देखो जैसे आदमी ने कहा कि एन इंट्रोड्यूसर सेज दैट अ स्पीकर नीड्स नो इंट्रोडक्शन, उसने कहा कि यार परिचय देने की जरूरत नहीं, लेकिन बाद में क्या होता है, ही गोज ऑन टू इंट्रोड्यूस हिम और हर, लेकिन बाद में से क्या करने लगा, इंट्रोड्यूस करने लगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखो जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, आई केम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। ठीक है, वहां पर ये बंदा जाता है और एक कहता है कि भाई मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ, सीजर को केवल दफनाने आया हूँ, उसकी प्रशंसा करने नहीं आया हूँ। लेकिन दफनाते दफनाते सब जितना भी सीजर ने आज तक किया है वो सब बता दिया है। तो ये वाली लाइन हमें याद रखनी है, ये आपके एमएच इब्राहिम में दी गई है। आपसे पूछा जा सकता है यही लाइन उठा करके कि आई केम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम इज एन एग्जांपल ऑफ, या फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। तो आपको क्या लगाना है उस समय, पैरालिप्सिस। ठीक है ना, तो आप क्या लगाएंगे वहां पर, क्या लगाएंगे, पैरालिप्सिस लगाएंगे। ठीक, तो ये रहे आपके आज के सेशन के कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच जो हम लोगों ने देखे। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूला करें, यही हम लोगों के लिए मोटिवेशन रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।